जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे किस प्रकार से हमारे आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर बेहतरीन रूप से क्लासेस चल रही हैं। एक से एक बेहतरीन क्लासेस, एक से एक बेहतरीन फैकल्टीज आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे होंगे और आपको इन सबको देखकर मजा भी आ रहा होगा किस प्रकार से हमारी टीम आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आया हूं इंग्लिश का। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, अल्फाबेट, ये सब क्या माजरा है, क्या होता है। बच्चे एबीसीडी जानते हैं लेकिन एबीसीडी के बारे में डिटेल में नहीं जानते होता क्या कैसे है। उन सब चीजों के बारे में बेशक करेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कोशिश करिए अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भेजने की कि सर आज हमको एबीसीडी पढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग बड़े हो चुके होंगे, 9, 10, 11, 12 में आ गए, फिर भी हमने सोचा बेसिक्स से चीजें आप लोगों के लिए स्टार्ट की जाए। और बेसिक्स तो इंग्लिश की एबीसीडी से होती है, तो अल्फाबेट से होती है। तो अल्फाबेट के को आज हम आप लोगों को समझाएंगे किस प्रकार से अल्फाबेट ही क्यों बोलते हैं, इनकी वर्णमाला बोलते हैं, क्यों कहते हैं वर्णमाला। तो समझते हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे। पेन सेलेक्ट कर लो। ये पेन तो लिया ही नहीं हमने अभी। यार येलो कलर से पढ़ाएंगे बच्चों आपको, दब लिखते हैं। इंग्लिश में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेट। अब समझेंगे अल्फाबेट का मतलब क्या होता है। अल्फाबेट, इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो वर्णमाला। अब वर्णमाला का मतलब होता है वर्ड, वर्डों का समूह, वर्डों का समूह। और कैसे क्रम में? सुव्यवस्थित क्रम में, सुव्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित। ओहो, मिस्टेक हो गई। अच्छा, ये क्लीन नहीं हो रहा। ओहो, इरेजर लेना पड़ेगा। सुव्यवस्थित, अब आया सही क्रम से। स्वव्यवस्थित क्रम में। ये क्या हो गया सर? कहने का मतलब वर्डों का ऐसा समूह जो एक अच्छे क्रम में लगा हो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम वर्णमाला कह देते हैं। इसको इंग्लिश में समझे। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। जो बात हमने हिंदी में समझाई वही बात आपको हमने इंग्लिश में दी। ए ग्रुप ऑफ लेटर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, वर्डों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो उसे हम क्या कह देते हैं? अल्फाबेट। यहां तक उम्मीद करते हैं कि अल्फाबेट की डेफिनेशन आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। और हम इंग्लिश की अल्फाबेट की बात करें तो हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स हैं। कॉमन चीजें हैं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी समझ जाए क्रम से, है ना। जो कुछ ऐसे टीचर्स भी हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे, देख रहे हैं मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, तो उनकी जानकारी के लिए भी हम बता दें कि थोड़ा सा क्रम से चलना अच्छा रहता ना। तो उनको भी आज एबीसीडी पढ़ाई देते हैं। तो ए फॉर एप्पल आप जानते ही हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई, सुनते वक्त आप भी बोलते हो सही, आपको भी याद हो जाएंगी। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक्स, इसको एक्स बोलते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये 26 लेटर एक बेहतरीन क्रम में लगे होते हैं, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? इंग्लिश की अल्फाबेट। 26 लेटर है। कितने लेटर है? 26। इनको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्से में बोलते हैं अल्फाबेट एक होता है वोवेल्स,
दूसरा कॉन्सोनेंट्स, इनकी संख्या बात करेंगे तो 5 होती है, और जब इनकी संख्या की बात करेंगे तो 21 होती है। 21 और 5 मिलकर के कितने बनते हैं? 26 बनते हैं। यही चीज तो आप लोगों को हमने बताई कि इंग्लिश की अल्फाबेट पर 26 लेटर्स होते हैं, जो हमने स्क्रीन पर देखे भी है। लेकिन वोवेल्स की बात करें, जैसे हमने हिंदी के लेक्चर में आप लोग बताया था कि वोवेल्स स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, इंग्लिश के वोवेल्स। रिमेनिंग जितने बच्चे होते हैं 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इसको हिंदी में लिखते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से हिंदी मीडियम के भी हैं, और दो पार्टों में डिवाइड किया, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। वोवेल्स कितने होते हैं? 5। वोवेल्स की विशेषता यही होती है, बार बार कह रहे हैं कि कोई भी वोवेल्स बिना किसी दूसरे की सहायता के बोला जा सकता है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स बिना किसी भी मात्रा के नहीं बोला जा सकता है। जिस प्रकार से 26 लेटर है, उसमें से हमने 5 डिसाइड किए हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 के अलावा कोई भी वोवेल्स नहीं होते हैं। वोवेल्स का काम है ये व्यंजनों के साथ बोले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मोस्टली कोई भी मीनिंग होती है तो उसमें कोई ना कोई वोवेल्स अवश्य होता है। लेकिन ये बात हमने बोल तो दी, लेकिन कुछ समझने वाले समझ गए होंगे, उंगली तो जरूर करेंगे, तो उनके लिए भी हमारे पास इलाज है। जैसे कुछ लोग एग्जांपल देंगे हमको फिलाई का। सर आप ये ज्ञान दे रहे हो कि कोई भी स्पेलिंग या मीनिंग बिना वोवेल्स की नहीं बोली जा सकती है, तो फिलाई में कहां गया वोवेल? इसमें तो है नहीं। तो उनको बता दें, अंग्रेजी के विद्वानों ने जहां ये बताया है कि जहां ए, ई, आई, ओ, यू नहीं होता है, तो कहीं जैसे हिंदी में अर्ध स्वर होते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश में बाई का कॉन्सेप्ट है। किसका है? बाई का। तो यहां जो वोवेल्स का काम कर रहा है वो बाई काम कर रहा है, स्वर का जो काम कर रहा है वो वाई काम कर रहा है। अब बिना कोई भी बाई के ऐसी मीनिंग हमें दिखा दीजिए जिसमें बाई ना हो और वो स्पेलिंग एक ठीक स्पेलिंग हो। क्योंकि किसी भी वर्ड की जो डेफिनेशन आप लोग जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आपके लेटर जुड़ जाते हैं। लेटर LETTER, तब क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो तभी उसका अर्थ निकलता है। तो कहने का मतलब होगा कि जैसे, और बताओ, स्काई। तो जहां भी आप देखेंगे जिन स्पेलिंग्स में या मीनिंग में वोवेल्स नहीं है, तो वहां 99% एक बाई अवश्य होगी। और इंग्लिश में यह खासकर देखा जाता है कि अपवाद बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि 26 लेटर में सब लैंग्वेज को एक रूप दे पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हिंदी में हमने 59 लेटर्स पढ़े थे, वर्ड पढ़े, सब अच्छा पढ़े थे, लेकिन यहाँ 26 में पूरी दुनिया की सब चीजों को समेट लिया है, तो कहीं कहीं अपवाद देखने को मिलते हैं। लेकिन हम आपको बता दें 99% चीजों में जहां वोवेल्स नहीं होते हैं वहां बाई काम करता है। ये थी कहानी पूरी अल्फाबेट की। उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि आप लोगों को वोवेल्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। अब दिक्कत रहती है कि कहीं कहीं हम एक प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल ए एंड एन, इनका प्रयोग आपने देखा होगा, दी भी होती है, लेकिन इनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आज वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि ए को यही समझ लिया जाए कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। मोस्टली आपने कॉमनली ये देखा होगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ए और एन की बात कर रहे हैं, किन अक्षरों के पहले
ए लगाते हैं और किसके पहले एन लगाते हैं। ये दो चीजों को प्रयोग हम करेंगे। तो मोस्टली आपने ये देखा होगा कि जिन स्पेलिंग्स के आगे ए ई आई ओ यू होता है तो वहां हम एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। ये नियम आप लोगों ने खूब अच्छा पढ़ा होगा। जैसे जैसे तो सिंपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एलिफेंट वाला, ELEPHANT। अब इसमें हम देखेंगे कि ए लगाना है या एन लगाना है। नियम तो ये है कि जिन अक्षरों के पहले जिस भी मीनिंग का पहला अक्षर ए ई आई यू आ जाए तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। लगा दी, अच्छी बात है, एन लगा दिया हमने, क्या गई। लेकिन ये एक बहुत ही छोटी और अधूरी जानकारी है, जहां चीजें जैसी बड़े लेवल पे आएंगी आप लोग गलती करना स्टार्ट कर दोगे। क्या गलती करोगे? जैसे यहां तो आपने कर दिया रन, रन जैसे एक मैंगो देख लो। अब आपसे कहा जाए कि आप इसमें ए और एन किसका प्रयोग करेंगे, तो आप क्या करोगे कि वही ट्रिक याद रखोगे कि ए ई आई ओ यू इनमें से कोई लेटर आया होगा तो ए लगा देंगे और नहीं आया होगा तो एन लगा देंगे। तो ये आप क्या करोगे? ए लगा दोगे। लेकिन अब आता है असली रोमांच, असली चीजें। जैसे एक मीनिंग होती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में अगर हमें ए और एन लगानी होगी तो आप क्या लगाओगे? आप तो देखोगे कि ए ई आई यू यहां आया होगा और तरीके से आप क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। लेकिन ये चीज यहां गलत हो जाती है। क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? और भी एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिवर्सल यहां ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? फिर से वही कंफ्यूजन। लेकिन हम आपको एक छोटी सी ट्रिक देते हैं, आइडिया देते हैं कि आप जीवन में ये आइडिया कहीं भी अप्लाई कर लीजिएगा, आपकी और ए और एन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप लोग करना क्या है? आप लोग को ये करना है, कोई भी मीनिंग हुई कोई भी, उसका हिंदी उच्चारण लिखना है। क्या लिखना है? हिंदी उच्चारण। जैसे हमें दिक्कत आ रही थी यूनिवर्सिटी में, तो देखते हैं इसकी लिखेंगे, इस पहले लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी, ये लिखा गया। अब आप लोग करना क्या है? आप लोगों को जब हिंदी का उच्चारण लिख लेंगे या माइंड में रिकॉल कर लेंगे या समझ लेंगे, तो उसका पहला अक्षर अगर हिंदी की वर्णमाला का स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। तभी स्वर हो तभी ए एन का प्रयोग करते हैं। नीचे या वगैरह, ये तो आगे समझ लेंगे, आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम क्या हुआ इसको यहां समझो। यूनिवर्सल में अगर इसका हमने हिंदी उच्चारण लिखा तो ये क्या लिखा? यूनिवर्सल। हमने कहा कि हिंदी वर्णमाला का कोई भी स्वर इसका पहला अक्षर आ जाए तभी हम एन का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात आप लोग को याद रखनी है। कहां ए और एन का प्रयोग करना है, आप लोगों को सिर्फ ये नहीं चला जाना है कि अगर ए ई आई ओ यू आया है तो हम क्या लगा देंगे? ए और एन का प्रयोग कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को,
कि ए और एन अगर आ गए तो यहां एन का प्रयोग कर देंगे ना। याद रखना है हिंदी का स्वर आए, किसका है, हिंदी का स्वर, हिंदी का स्वर आ जाएगा तो आप आंख मीच करके एन का प्रयोग कर देंगे। सिंपल सी ट्रिक है ए और एन लगाने का, कंफ्यूजन दूर करने की। अगर हिंदी का स्वर आता है, हिंदी का उच्चार लिखने के उपरांत अगर उसमें हिंदी का स्वर आता है पहला अक्षर, तो क्या होगा, वहां एन का प्रयोग कर देंगे। बाकी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। यह सिंपल सी ट्रिक थी जहां ए और एन की। लेकिन जब आर्टिकल्स कराएंगे तो ए और एन और दी कहां कहां प्रयोग होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ए स्काई कर दें, कभी स्काई के आपने ए लगा देखा है, नहीं। मोस्टली नाउन के आगे ए एन का प्रयोग करते हैं, या प्रोनाउन के आगे। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कहां ए और एन और दी का प्रयोग होता है, तब समझेंगे। लेकिन फिलहाल कहां ए का लगाते हैं, कहां एन लगाते हैं, अल्फाबेट का सीन क्या था, स्वरों का सीन क्या था, व्यंजन का क्या सीन था, ये सब कुछ हमने समझा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश को बहुत छोटे लेवल से, इज एम आर से, क्वेश्चन वर्ड से, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होते हैं और सेंटेक्स क्या होता है, सब चीजों को आसानी से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब चीजों को, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब कुछ कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, सब चीजों को समझेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने भाई वगैरह को, छोटे बच्चों को समझाएं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर छोटे स्तर से, बेसिक्स लेवल से, जो कुछ भी नहीं आता है वो भी चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।